हेडिंग डाल लीजिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कार्य प्रणाली। हाँ, इसी का नाम है। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, ठीक है। मेथड ही है ये, है ना, सिंपल। ध्यान से सुनो अब, है ना। आप लोग को मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से सुना कौन कौन सा ऑप्शन है। कि पहला ऑप्शन है कि मैं आपको बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन क्वेश्चन ही करा दूं। क्या करा दूं? क्वेश्चन क्वेश्चन, कि यहां से आपको मान लो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये आप पढ़ लो करके, ठीक है। क्वेश्चन बस करा रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं मतलब। और एक ऑप्शन है कि मैं पूरा का पूरा बुक पढ़ा रहा हूं, पूरा नॉलेज के साथ, पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। तो आप बताइए आप क्या पढ़ना पसंद करोगे? क्वेश्चन? दो ऑप्शन है, या तो पहला चूज कर सकते हो या फिर दूसरा, बताओ कौन सा। दूसरा, डिटेल में पढ़ना कि ऐसे क्वेश्चन बस पढ़ना? डिटेल में पढ़ना। वही चीज यहां पर है, ध्यान से सुनना। साइंटिस्ट लोग थे, वो दो प्रकार का राय दिए थे। कितने प्रकार का? दो प्रकार। उन्होंने क्या बोला? सबसे पहला कि हम केवल एक्सॉन की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। एक्सॉन का मतलब जो कोडिंग सीक्वेंस है, एक्सॉन कोडिंग नहीं है, यहां से प्रोटीन के लिए कोड बनता है, कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग कोडिंग सीक्वेंस। तो एक टाइप के साइंटिस्ट ने क्या बोला, हम केवल एक्सॉन की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, मतलब केवल प्रोटीन बनाने वाली चीजों के बारे में ही जान लेते हैं, बाकी सबको छोड़ो, इन सबसे कोई लेना देना नहीं, इससे कुछ बनता नहीं है, तो क्यों सीक्वेंस करना करके, ठीक है। अब दूसरे प्रकार के जो साइंटिस्ट आए, वो लोग क्या बोले कि नहीं, हम लोग सबका पढ़ेंगे, सबकी सीक्वेंसिंग करेंगे। मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, या फिर इसका कोई अलग उपयोग निकल गया, तो इसको भी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं करके। तो ये दो टाइप का पढ़ाई हुआ आपका। एक क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ लिए, दूसरा क्या था, सबको साथ में पढ़ना, ठीक है। तो लोगों ने दो प्रकार के मत दिए यहां पर, एक्सप्रेस, सीक्वेंस, टैग। ये था क्या कि सीक्वेंसिंग करेंगे केवल किसकी? जीन्स की। जीन्स का मतलब जिसके पास कोड हो प्रोटीन बनाने वाले, ठीक है ना। नहीं बनता जीन्स से प्रोटीन, सिंपल। और दूसरा जो मेथड है उसमें क्या बोला, एनोटेशन का मतलब होता है उसको नोट करना, पूरा लिखना, कि हम पूरा सीक्वेंस लिखेंगे। देखो क्या लिखा है, सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम। होल का मतलब होता है सब, क्या होता है? सब। तो सभी जीनोम में जितने भी सीक्वेंस हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं, उन सब की सीक्वेंसिंग करेंगे, चाहे वो कोडिंग रहे चाहे वो नॉन कोडिंग रहे, लेकिन सब की करेंगे, ठीक है। और बाद में मान लो सीक्वेंसिंग का फंक्शन मालूम चल गया, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, इंट्रॉन है। क्या है? इंट्रॉन। इससे कुछ नहीं बनता करके बोल रहे हैं, तो मान लो इससे बाद में कोई फंक्शन पता चल गया, उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। इसलिए साइंटिस्ट लोग सही किया या गलत, आप बताइए। सही किया ना। तो दोनों में से कौन सा मत एक्सेप्टेबल है, बता सकते हो? सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक। लेकिन दिए गए दो मत, पहला और दूसरा, इसमें से ये एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। चलिए, क्लियर है ना ये? हाँ, आप लोग समझे नहीं, ये बताओ मेरे को सबसे पहले, ठीक। ये है एक डीएनए, है ना, ये है हमारा डीएनए। कितने मीटर का है हमारा डीएनए? 2.2 मीटर, ठीक। अब हम बोल रहे हैं यहां पर जीन है एक, यहां पर है दूसरा जीन, तो 1 2, यहां पर है तीसरा जीन, ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला मेथड है उसमें क्या बोला गया था? ईएसटी मेथड में क्या बोल रहे थे हम? हाँ, हाँ, ये है कोडिंग सीक्वेंस और ये है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग। तो सबसे पहला मेथड जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग करके, उसके अनुसार से क्या है, इसको देख के बताओ क्या है इसके अनुसार से। हाँ, केवल कोडिंग्स को इन कोडिंग्स से, है ना, इन कोडिंग्स के ही हम क्या करेंगे,
सीक्वेंसिंग करेंगे। ये है आपका ईटीएस बताता है, ईएसटी ईटीएस बोल दिया, ईएसटी बता रहा है ऐसा। और दूसरा मेथड है वो क्या बताता है? हाँ, एक सीक्वेंस भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा सीक्वेंस, मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड का पूरा सीक्वेंस कर देंगे, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग। क्लियर है ना इतना? हाँ, कहाँ रे? देखो, अब आपने अभी क्या बोला कि आप सब की कोडिंग करोगे, सब सीक्वेंस की, है ना, मतलब सब जितने भी उसमें न्यूक्लियोटाइड है सबकी सीक्वेंसिंग करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जिसकी सीक्वेंसिंग करना है वो चाहिए ना आपको। आप किसकी सीक्वेंसिंग कर रहे थे? डीएनए की। तो डीएनए चाहिए आपको। डीएनए किसमें मिलेगा? सेल में। अभी हम किसकी सीक्वेंसिंग पढ़ रहे हैं? कौन सा प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो किसका सेल लेंगे? ह्यूमन का। यहां पर एक सेल है, क्या है? सेल। ये किसका सेल है? हाँ, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल कई चीजों से मिल सकता है, ब्लड से मिल सकता है ना। ऐसे बाल को ऐसे निकालेंगे ना, उखाड़ेंगे तो वहां पर लिविंग सेल्स रहते हैं रूट में, है ना, वहां से मिल सकता है, सलाइवा में मिल सकता है। तो किसी से भी हमने ये सेल ले लिया, ठीक है। अब ये सेल लिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका जेनेटिक मटेरियल किस में रहता है। तो किस में रहता है जेनेटिक मटेरियल? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में है डीएनए, तो उसको हमने यहां पर बाहर निकाल लिया। ये क्या है? डीएनए। हमारा डीएनए कितने मीटर का है? 2.2 मीटर का डीएनए, ठीक है। अब इसकी सीक्वेंसिंग करना है तो ध्यान से सुनना। अगर आपने केवल एक डीएनए निकाला, अब इसको आपने ऐसे तोड़ दिया, अब इसकी अलग अलग ऐसे सीक्वेंसिंग कर रहे, ध्यान से सुनना। तो अगर मान लो इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो ये सब नष्ट हो जाएगा। एक ही है ना, इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो हिस्सा नष्ट हो गया। आपके पास कितने बचेंगे? 3। तो पूरा ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंसिंग हो रहा है क्या? क्योंकि कुछ हिस्सा खराब हो गया ना यहां पर। इसी चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे ना, जो डीएनए हमने तोड़ के रखे, इसकी सबसे पहले क्या करेंगे? फोटोकॉपी करेंगे। जैसे ये है ओरिजिनल मार्कशीट। अगर ओरिजिनल मार्कशीट में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, मतलब कहीं पर फट गया तो बेकार हो जाएगा ना, उसको कहीं और दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो आप क्या करते हो इससे बचने के लिए? आप फोटोकॉपी देते हो ना। क्या देते हो? फोटोकॉपी। सेम वैसे यहाँ पर जो ओरिजिनल डीएनए है, इसमें अगर मान लो लॉस्ट हो गया, किसी प्रकार गड़बड़ी हो गई, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन रहे करके इसकी सबसे पहले क्या करेंगे? अपन कॉपी करेंगे, बहुत सारी फोटोकॉपी। अगर एक गड़बड़ हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, है ना, तो उसमें कम से कम अपने पास ऑप्शन रहे करके सबसे पहले फोटोकॉपी करेंगे। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? आपने सेल लिया, सेल से क्या निकाल लिया? डीएनए। डीएनए को सबसे पहले एक एंजाइम की मदद से हम ऐसे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जब आएगा उसमें आप पढ़ोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ध्यान से सुनना, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंड पर कट नहीं करता, ये किस पर कटता है? अंदर की तरफ। ध्यान से सुनना, एंडोन्यूक्लियस है तो एंड पर कट करेगा, ऐसा मत सोचना। एंडो का मतलब होता है अंदर, एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। अगर मैं बोलूं एक्सोन्यूक्लियस तो आप कहां जाओगे? एग्जिट साइड में। कहां? एग्जिट साइड में। तो आपके पास ऐसा एक बड़ा सा डीएनए है, आपने एक एंजाइम लिया, कौन सा एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम की मदद से आपने 2.2 मीटर के डीएनए को कितने भाग में तोड़ दिया? देखिए तो 4 भाग। कितने भाग हैं? 4। 1 2 3 और 4, 4 भाग में तोड़ लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इस डीएनए का लॉस मत होकर के इसकी सबसे पहले आप फोटोकॉपी करोगे। क्या करोगे? फोटोकॉपी। अब ध्यान से सुनना, ये जो डीएनए आपने यहां पर तोड़ के रखा है, तो ये एंजाइम जो है ना, इसको रैंडम कट करता है। रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी हो सकता है। ये 1 सेंटीमीटर का हो, ये हो सकता है 5 सेंटीमीटर का हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर का हो। समझ रहे हो ना? ऐसे तो सेम साइज के डीएनए फ्रेगमेंट है आपके पास, अलग अलग साइज के है ना। हाँ, ये चीज ध्यान में रखेंगे। डिफरेंट साइज के इस एंजाइम के द्वारा अगर हम डीएनए कट करते हैं, हमको अलग अलग साइज के डीएनए के फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, सेम साइज के नहीं मिल रहे हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे बस। अब आप क्या कर रहे हो? इस जीन की, मतलब इस डीएनए की आप फोटोकॉपी करोगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक सेल चाहिए जिसमें इसकी फोटोकॉपी आप कर सको, जिसको आप बोल रहे हो होस्ट। क्या बोल रहे हो? होस्ट। जैसे वायरस आया था, वो इंसान के अंदर हमला किया
और वहां के सेल को अपना लिया अपना जेनेटिक मटेरियल से, फिर क्या बनाने लगा, वहां पर जीने लगा वो, है ना, अपनी कॉपी नहीं बना रहा था। हाँ, सेम वैसे ही क्या किया जाता है, हमने डीएनए काट लिया, इसको हम एक होस्ट में डालेंगे। मान लो ये होस्ट बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हमने क्या डाल दिया, एक डीएनए डाल दिया, तो ये लो, ये आ गया डीएनए। ठीक है, अब क्या होता है, बैक्टीरिया सेल है वो इसकी फोटोकॉपी करता है। तो यहां पर आपने कितना डाला था, एक। हर 20 मिनट में मल्टीप्लिकेशन होता है, मालूम है ना, इकोलाई में सुने हो। तो हर 20 मिनट के बाद इस एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे, 20 मिनट में 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। तो ऐसे 2 बनेंगे, तो ऐसे बहुत सारे इसी डीएनए के ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ध्यान से सुनना। उसी तरह इसको अगर इसमें डालेंगे तो इसके बहुत सारे ऐसे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनो, एकदम इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी सेम वही चीज करेंगे, यहां पर भी सेम वही करेंगे। तो आपने ऐसे अलग अलग फ्रेगमेंट्स को अलग अलग बैक्टीरिया लो, चाहे कोई सा भी होस्ट लो, उसमें आपने डाल दिया और उसका क्या करा लिया, फोटोकॉपी, जिसको बोलते हैं क्लोनिंग करके। क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है क्लोन बनाना, फोटोकॉपी बनाना। क्या बनाना, फोटोकॉपी। यहां पर क्या रहा हो इसका, क्लोनिंग। इसी को एक और नाम दे देते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी। हाँ, सेम फोटोकॉपी बोल सकते हैं इसको। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लोनिंग, क्लोनिंग या फिर एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आपने अभी तक क्या किया, ह्यूमन सेल से डीएनए निकाला, डीएनए को सबसे पहले काट दिया, एक कैंची की मदद से काटे, उस कैंची का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब आप इससे डर के कि अगर ये हिस्सा टूट जाए या कुछ हो जाए करके, आप सबसे पहले इसकी फोटोकॉपी कर रहे हो। तो आपको फोटोकॉपी करने के लिए क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। तो आप 2 तरह से होस्ट ले सकते हो, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में हमेशा बैक्टीरिया लेते हैं और यूकैरियोटिक में अधिकतर हम ईस्ट लेते हैं। ईस्ट क्या लेते हैं, ईस्ट। अभी इसका नाम आएगा, है ना, इसमें लिखा हुआ है, तो उसको आप देख के लिख लेना। अभी एग्जांपल के तौर पे मान लो बैक्टीरिया ले रहे हैं होस्ट, तो इसमें हमने डाला और इसकी फोटोकॉपी करा ली, मतलब इसके क्लोन बन गए ना यहाँ पर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ऐसे फिर एक एक फ्रेगमेंट के बहुत सारे हिस्से मिल जाएंगे। मान लो ये हिस्सा टूट गया तो ये तो है काम करने के लिए, अगर ये टूट गया तो ये तो है काम करने के लिए। समझ रहे हो ना, क्यों फोटोकॉपी करा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया। तो एम्प्लीफिकेशन शब्द का मतलब होता है कि एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए का बनना क्या कहलाता है, एम्प्लीफिकेशन। तो ये हो गया लिविंग प्रोसेस, आप जिंदा जीवों में करा रहे हो ये चीज। और दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं पीसीआर, आप इसके बारे में पढ़ोगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो एक मशीन है, क्या है, मशीन। उसमें क्या किया जाता है, आप डीएनए डालोगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसकी फोटोकॉपी बनाने लगता है। उसमें न्यूक्लियोटाइड वगैरह रहते हैं तो फोटोकॉपी बनाता है वो। ठीक है, तो वो मशीन में भी करते हैं, तो एक का नाम लिख देते हैं पीसीआर। ठीक है, पीसीआर एक मशीन है जिसमें आप क्या करा सकते हो, एम्प्लीफिकेशन या फिर क्लोनिंग करा सकते हो। ठीक है, अभी तक आपने क्या सीखा, यहां तक आपने एक सेल लिया, सेल से क्या निकाला, डीएनए। डीएनए को किससे काटा, हाँ। अब इस कटे हुए डीएनए को आपने किस में डाला, होस्ट में। किस लिए डाला, इसकी ताकि फोटोकॉपी हो सके। आप फोटोकॉपी क्यों करा रहे हो, हाँ। अगर कोई डीएनए खराब हो गया तो उसको हम दूसरा हिस्सा ले सके, बाद में काम कर सके उससे। समझ गए ना, इतना वही प्रोसेस हुआ यहाँ पर, क्लियर। हाँ बस इतना ही है, आप ये लिख लो, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। फोटोकॉपी किए हो उसका क्या काम होगा आगे, है ना, इतना लिख लो पहले। चलिए हो गया ना। अब ध्यान से सुनो, इस बैक्टीरिया में, इस होस्ट में, आप ऐसे तो ये इंसान का डीएनए ऐसे हाथ में लेके ऐसे फेंक के नहीं मार सकते कि उसके अंदर घुस जा रहे डीएनए ऐसे करके, है ना। इसके लिए क्या किया जाता है, एक मदद ली जाती है वेक्टर की, किसकी, वेक्टर की, है ना। तो मान लो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया वाला वेक्टर, तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नाम एक सुने हो आप लोग, हाँ। तो प्लाज्मिड का यूज करते हैं वेक्टर के लिए, उस प्लाज्मिड को निकाल के इसमें डालते हैं, फिर हमारा जो डीएनए है वो किसमें चला गया, बैक्टीरिया में। किसकी मदद से जा रहा है, प्लाज्मिड की मदद से, तो उस प्लाज्मिड को फिर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह ईस्ट में भी वैसा होता है, उसमें प्लाज्मिड नहीं मिलेगा लेकिन उसमें भी हम, तो ईस्ट में भी एक वेक्टर रहता है। ठीक है, तो चलो ये लिख लिया हो ना। ये देखिए, आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनो।
ए है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम इको R1 करके, इकोलाई से मिला है। किससे मिला है? इकोलाइस। इकोलाई बैक्टीरिया है ना। हाँ, तो वहां पर ये क्या करता है, ये जो इको R1 है ये सीक्वेंस को पहचानता है। जितना लंबा डीएनए रहेगा उसमें सबसे पहले वो सीक्वेंस देखेगा, ये वाला GAATTC करके। तो जहां पर ऊपर से और नीचे से सेम संख्या ये रहा तो उस जगह को सिलेक्ट करता है और यहाँ पर कट करेगा। तो G और A के बीच कट कर रहा है, इधर G और A के बीच कट कर रहा है। देखो ऊपर से पढ़ोगे तो GAATTC, इधर से पढ़ोगे तो GAATTC। ठीक है, समझ गया ना। हाँ, तो ये ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हर जगह से कट नहीं करता, जहां जहां पर ऐसा सीक्वेंस रहेगा वहां वहां पर कट करेगा। मान लो ऐसा सीक्वेंस 5 जगह है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितनी जगह कट करेगा? 5 जगह। मान लो 10 जगह है तो कितनी जगह कट करेगा? 10 जगह, है ना। इस जगह को पहचानता है वो। तो वैसे इसको समझाने के लिए लाया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे कट किया जाता है, फिर इसको किसी दूसरे डीएनए के साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने इस एंजाइम से डीएनए को कट किया है, अब इसका ऐसा सीक्वेंस मेरे पास है काटा हुआ ऐसा, ठीक है। अब मैं दूसरा जो डीएनए लूंगा उसको भी तो सेम टाइप का कट करना पड़ेगा ना। अगर ये एंजाइम इसको ऐसा कट कर रहा है तो कोई इसे एंजाइम को मैं लूंगा तो इस डीएनए में पहचानेगा कहां पर ऐसा सीक्वेंस है, उसको कट करेगा। अगर मैं दूसरे को लूंगा तो ऐसा सीक्वेंस पहचानेगा जो इसमें कटा है वैसा नहीं। तो इसी से हम दूसरे को भी काटते हैं ताकि ये जो सीक्वेंस आपस में से मिल जाए, क्योंकि सेम सीक्वेंस को कट करता है ना इस कारण से। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपने जो डीएनए निकाला जिसकी कॉपी करके रखे हो आप, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आपने सैंपल लिया, डीएनए निकाला, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट है आपके पास, है कि नहीं? हाँ, इसकी सबकी आपने फोटोकॉपी कर ली, एम्प्लीफिकेशन कर लिया। अब क्या कर रहे हो आप? इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हो एगारोस जेल में। इसको आप पढ़ोगे उसमें बायोटेक में जैसे आएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, अगर हमने डीएनए डाला इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जेल का यूज करते हैं, एगारोस जेल का। तो इसके बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए, यहाँ पर आपने डीएनए डाला, होगा क्या, यहाँ पर ऐसे ना प्लस और माइनस चार्ज रहता है। इधर मान लो माइनस चार्ज है, इधर क्या है? प्लस चार्ज। तो आपका जो डीएनए रहता है वो कैसा रहता है? नेगेटिव नहीं रहता है? हाँ, नेगेटिव डीएनए। तो यहाँ से डीएनए कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा क्या? कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ से डीएनए इधर आता है। अब ध्यान से सुनो, जो हल्के डीएनए रहते हैं ना, जो छोटे छोटे सेगमेंट के बने थे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, है ना, वो पहले चले जाएंगे। जो बड़े बड़े डीएनए सेगमेंट हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के जो है वो बाद में जाएंगे। जैसे हल्का है उसको आप आसानी से पहले खींच सकते हो, कोई भारी है तो उसको जल्दी खींच सकते हो क्या? हल्के से, हाँ, उसके टाइम लगता है। सेम वैसे यहाँ पर जो भारी डीएनए है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो हल्का डीएनए है वो फास्ट बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसमें ऐसा होता है। तो होगा क्या, ऐसा डीएनए जैसे ही आएगा ना तो उसका ऐसा बैंड मिल जाता है। देखो ऐसा, यहाँ पर बड़ा डीएनए, यहाँ पर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ये सबसे छोटा, ऐसे। तो डीएनए के ऐसे बैंड मिलते हैं हमको, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, अब यहाँ पर इसकी फिर इस बैंड की आपने क्या कर लिया, अलग अलग सेगमेंट है, इसकी आप सीक्वेंसिंग करते हो। सीक्वेंसिंग करने के लिए आप किसमें डाल रहे हो? कंप्यूटर। इंसान के बस की बात नहीं, एक एक न्यूक्लियोटाइड गिन लोगे? 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड है, गिन सकते हो? गिन पाओगे? नहीं गिन पाए। 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड नहीं है क्या? उससे ज्यादा है। बेस पेयर है ना वो, है ना। तो उतने बेस पेयर हैं, उसको आप काउंट कर सकते हो? इंसान के बस की बात है ये? ऐसे माइक्रोस्कोप में घुस के ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे करता रहेगा, 1 2 3 करेगा क्या? नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है? कंप्यूटर की मदद ली जाती है। इस सीक्वेंस को सबसे पहले हमने सबसे बड़ा सीक्वेंस डाला, इसका पूरा सीक्वेंसिंग कर लिया। यहाँ पर कंप्यूटर में डाटा है कि इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है ना, और कितने हैं, न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है करके। पहला का हमने कर लिया, उसके बाद किसका करेंगे? दूसरे का, उसके बाद तीसरे का। इस तरह आपके पास जो लंबा डीएनए यहाँ पर है उसका पूरा डीएनए सीक्वेंस आपके पास कहां पर है? कंप्यूटर। ऐसे किया जाता है, समझ रहे हो ना? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कैसे किया गया देख रहे हो? ऐसा पूरा सबको मिलाकर ऐसा काम किया गया और सबकी ऐसे फिर सीक्वेंसिंग की गई, किसकी सहायता से? कंप्यूटर की सहायता से। ध्यान से सुनना, समझ गए ना क्या हुआ, है ना? अब ये चीज आप लिखोगे कैसे इसको, है ना? इसको लिखने के लिए अपन यहां पर दिखाते हैं। ये देखिए, जो बात अभी बोले वही है या नहीं देखना ध्यान से। देखो,
द होल डीएनए ऑफ द सेल इज आइसोलेटेड। ध्यान से सुनना, जो डीएनए है सेल का उसने हमने आइसोलेट कर लिया, डीएनए बाहर निकाला कि नहीं निकाला, बाहर निकाला, एंड ब्रोकन रैंडमली इनटू फ्रेगमेंट्स, और उसको हमने रैंडम तोड़ा। क्या ये सही लाइन है? क्या हमने उसको बराबर बराबर तोड़ा था? सब 1-1 सेंटीमीटर के थे, अलग अलग साइज के थे ना, इसलिए बोल रहे हैं रैंडम। क्या बोल रहे हैं? रैंडम। तो अलग अलग साइज के हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स बना लिए। किसकी मदद से बनाए हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम की मदद से बना लिया। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये वेरिंग लेंथ का मतलब अलग अलग साइज के हैं, सही बात है। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स वर एम्प्लीफाइड करना मतलब फोटोकॉपी करना, उसकी बहुत सारे हमने क्या बना लिया, कॉपी बना लिया। ठीक है, तो एम्प्लीफाइड। सो वेक्टर्स एंड होस्ट रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनो, तो इसके लिए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए और होस्ट चाहिए। होस्ट यहां पर बैक्टीरिया या फिर क्या हो सकता है? हाँ, बैक्टीरिया या फिर ईस्ट। ठीक है, और वेक्टर जो रहेंगे वो इसी से संबंधित रहेंगे। मान लो बैक्टीरिया में पहुंचाने के लिए प्लाज्मिड है ना, तो प्लाज्मिड वेक्टर बन गया। ईस्ट में पहुंचाने के लिए और कोई वेक्टर है तो ईस्ट वाला वेक्टर बन गया। तो ऐसे वेक्टर के नाम दिए यहां पर, ध्यान से देखना। ठीक है, वेक्टर के नाम क्या है? देखो, ये है बैक्टीरिया वेक्टर, BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसो, यह है बैक्टीरिया का वेक्टर। और YAC का मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसो। तो वेक्टर 2 के नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, तो उसको एकदम मार करके रखेंगे। एक है बैक्टीरिया वाला वेक्टर, दूसरा है किसका? ईस्ट का वेक्टर। दोनों का यूज कर सकते हैं अपन एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने के लिए दूसरे के डीएनए को। ठीक है, ये इंसान का डीएनए है, इंसान के डीएनए को आप किसमें पहुंचा रहे हो? बैक्टीरिया में। और किसमें? ईस्ट में। ये कॉमन बात है क्या? नहीं। तो इसको हम सहायता ले रहे हैं, किसकी सहायता ले रहे हैं? वेक्टर्स की। ठीक है, वेक्टर्स के नाम। और देखिए, क्लोनिंग और मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसके लिए हम पीसीआर का भी यूज करते हैं। किसका यूज? पीसीआर। पीसीआर एक मशीन है। क्या है? मशीन है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया और यीस्ट है ये भी मशीन है क्या? ये जीव है। क्या है? जीव। और दूसरा तरीका है मशीन के द्वारा आप अपने डीएनए की फोटोकॉपी कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन। इसका पूरा नाम देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये सब रिक्वायर्ड है, यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन में। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है? दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से देखो, अभी आपने डीएनए को ऐसा पूरा रखा हुआ था ना, अलग अलग साइज वाला नहीं रखे थे। जो हैवी डीएनए है वो शुरू में था, उसके बाद ऐसे हल्का डीएनए इधर पॉजिटिव साइड था, ऐसे करके, है ना। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वैसे ही अलग अलग साइज के डीएनए है वो अलग हो जाता है। ठीक है, सेपरेटेड का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, अलग अलग साइज के। तो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स आर देन सीक्वेंस्ड। जो डीएनए आपने एम्प्लीफाई किया था, जिसको आपने निकाला था अलग से, वो सब का आप सीक्वेंस करते हो किसके द्वारा? कौन सा प्रोसेस है? देखो, फ्रेडरिक सेंगर मेथड। तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक सेंगर मेथड। कैसे क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सा मेथड है जिसके द्वारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग की गई? तो कौन सा मेथड है वो? फ्रेडरिक सेंगर मेथड। इसको दूसरा नाम दिए हैं एक और, देखिए, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ऑटोमेट क्या है? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ठीक है, ऑटोमेटेड क्यों बोल रहे हैं? आपका कोई योगदान है उसमें, क्योंकि ये काम कौन कर रहा था? कंप्यूटर कर रहा था। ऑटोमेटिक, आपने केवल कमांड दिया, उसके बाद इसमें सीक्वेंसिंग हो रही है। ठीक है, चलिए ये हो गया। ही आल्सो सीक्वेंस्ड अमीनो एसिड इन प्रोटीन। ध्यान से सुनना, इस सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर का नाम इसलिए भी और पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इन्होंने केवल डीएनए की सीक्वेंसिंग के बारे में बताया या फिर और किसकी सीक्वेंसिंग के बारे में बताया? किसकी बता रहे हैं? और अमीनो एसिड की सीक्वेंस। किसमें? प्रोटीन में। तो ये दो आप बिल्कुल मार करके रखेंगे। क्या क्वेश्चन बनेगा कि फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा निम्न में से किसकी किसकी सीक्वेंसिंग की गई? तो पहला ऑप्शन डीएनए की सीक्वेंसिंग, दूसरा ऑप्शन अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग, तीसरा ऑप्शन दोनों, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन ना, दोनों की सीक्वेंसिंग। क्लियर है? अभी जो पढ़े वही चीज लिखा है यहां पर, है ना। चलिए लिखिए इसको। क्या बोला?
वेरिंग लेंथ का मतलब अलग अलग साइज के, है ना। हाँ, रैंडम साइज, अलग अलग डिफरेंट साइज के, इसको साइड में लिख देते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंट साइज ना, डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट। तो किसके फ्रेगमेंट है? डीएनए के, लिखा हुआ है। इसी को कल होमवर्क है, उसको बना के लाना, मेरे को दिखाना है ना। आउटलाइन से पता चलेगा ना आप लोग क्या समझे हो, कैसा लिखे हो। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, हिंदी में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वो बिना वेक्टर के आप किसी दूसरे सेल में ऐसे नहीं डाल सकते, किसी के भी जीन को, ठीक है। तो हम सहारा लेते हैं वेक्टर का। तो बैक्टीरिया में मान लो हम प्लाज्मिड ले रहे हैं, या फिर दूसरा नाम दे दिए हैं एक BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आर्टिफिशियल का मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया। तो उसमें हम डालेंगे, उसके बाद उसको फिर बैक्टीरिया में डालेंगे। लेकिन अगर आपने वेक्टर में नहीं डाला तो फिर वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाएगा डीएनए, इसलिए वेक्टर का सहारा लेते हैं, ठीक है। क्या? द होल डीएनए ऑफ सेल इज आइसोलेटेड का मतलब जितने भी डीएनए हैं, जैसे हमने बोला था कि 2.2 मीटर का डीएनए ही निकाले, है ना। तो होल डीएनए का मतलब पूरा का पूरा डीएनए निकाल दिया एक सेल से। आइसोलेटेड का मतलब होता है उसको निकालना अलग से, ठीक है। वो अभी एक तो फोटो नहीं दिखाते आपको, जिसमें आपने डीएनए को अलग अलग साइज में ऐसे बांटा था, है ना। तो वही है, उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो जेल जो है ना, वो एगारोस जेल रहता है, जो जेल यूज करते हैं। बाद में पढ़ेंगे उसको बायोटेक में, अभी से बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए, ये हेडिंग डालिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है। ध्यान से सुनो, ह्यूमन जीनोम टोटल एग्जैक्ट जो बेस पेयर्स हैं उसके बारे में लिखा गया कि कितना है ये, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब बेसेस, है ना। तो कितने बेसेस हैं करके इसका है जीनोम में, ह्यूमन जीनोम में कितना है, 3164.7 मिलियन, ठीक है, इतना। अब एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। ध्यान से सुनना, एक जीन में ऐसा बोल रहे हैं कि लगभग लगभग एवरेज मार रहे हैं कि एक जीन में 3000 बेस रहते हैं करके, 3000 न्यूक्लियोटाइड एवरेज माने, है ना। ये डाटा बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। बाई साइज वेरी ग्रेटली, अब ये तो साइज में अलग अलग होता है, कोई जीन छोटा हो सकता है, कोई जीन बड़ा हो सकता है, उसके हिसाब से एवरेज माने इसका, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ जीन इज अबाउट 30,000। इसको 30,000 कैसे बोल रहे हैं? लास्ट क्लास में आपने तो 20 से 25 पढ़ा है, याद है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि शुरू में इसके बारे में लिखा है कि 20 से 25,000 है ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिया है, टोटल नंबर ऑफ जीन इज अबाउट कितना, 30,000, 30,000। तो यहाँ पर क्या लिखा देखो, 21,000 इसमें से प्रोटीन कोडिंग है और 9,000 इसमें से क्या है, नॉन कोडिंग आरएनए जीन्स, है ना। मतलब 21,000 ऐसे हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, 21,000 जीन्स ऐसे हैं जो क्या बनाएंगे, प्रोटीन, और 9,000 ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, आरएनए, ऐसा, ठीक है। आरएनए जीन्स है। लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम इज डिस्ट्रोफिन, ये आप लोग कल लिखे हो, याद है ना। मसल्स में मिलता है, स्केलेटल में मिलता है, हार्ट में भी मिलता है ना। और ये कौन से क्रोमोसोम में मिलता है, एक्स क्रोमोसोम, ये भी आप लिख चुके हो, ठीक है। अब इसमें ये दिया गया है ना कितने बेसेस हैं करके। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है, 2.4 मिलियन बेसेस। बेस पेयर मत लिखना, क्या लिखा है, बेसेस, ठीक है। ये अभी एक्स क्रोमोसोम में रहता है। अब स्मॉलेस्ट ह्यूमन जीन बोल रहे हैं TDF, आप लोग कल क्या लिखे थे, tRNA, tRNA लिखे थे ना। ध्यान से सुनना, अब इससे सवाल कैसे बनेगा मैं पहले बता रहा हूं, उसके बाद नोट करना। अगर मान लो TDF ऑप्शन में है तो कहीं पर भी tRNA ऑप्शन में नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है। तो आप क्या ध्यान देंगे, जब TDF लिखा है तो स्मॉलेस्ट जीन कौन सा है, TDF। अब मान लो TDF नहीं दिया ऑप्शन में और ऑप्शन में दे दिया गया है tRNA, क्या दिया है, tRNA, तो स्मॉलेस्ट जीन क्या हो जाएगा फिर,
टीआरएनए वाला, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान में रखेंगे। टीडीएफ का फुल फॉर्म है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये कौन से क्रोमोसोम में मिलेगा? वाई क्रोमोसोम, है ना, ठीक है। ये 14 बेसेस का है, 14 बेसेस, कौन सा? टीडीएफ, ठीक है। इतना क्लियर? स्मॉलेस्ट कौन सा और लार्जेस्ट कौन सा? द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड, फिर 30,000, उसके बाद है लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 से लेकर 1,40,000 तक। ये क्या बोला जा रहा था शुरू में क्या बोला जा रहा था कि करीब करीब जीन 80,000 से 1,40,000 के आसपास है ना। लेकिन बाद में जब ये प्रोजेक्ट आया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो फिर ये बात क्लियर हो गई कि टोटल जीन्स कितने हैं? लगभग 30,000 के आसपास। कितने हैं? 30,000। क्लियर ना? ध्यान से सुनो, है ना। आपका ये जो बहुत सारे शब्द अभी ना आगे वाले टॉपिक में काम आएंगे भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ध्यान से सुनना, क्या बोला जा रहा है कि 99.9% बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। जैसे आप में, हम में, सब में क्या होता है? 99.9% एकदम सेम है। पूरा डीएनए बेसिस क्या है? एकदम सेम। कितना परसेंट? 99.9% क्या है? सेम। हम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, एकदम से। अब देखो, ओनली 0.1% इज डिफरेंट, है ना। अंतर क्या है? केवल और केवल 0.1% में। अब किसी की पहचान जो है ना, ये केवल 0.1% ही बताता है। किसी की पहचान जो बना है ना, वो क्या, किसके कारण है? ऐसे देखा जाए तो इतना परसेंट तो पूरा एकदम सेम है, तो मैक्सिमम जीव को एकदम सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें अंतर है। तो क्या है वो अंतर? किसके कारण है? 0.1% के कारण। सबका फिंगरप्रिंट अलग है, किसके कारण? 0.1% के कारण, ठीक है। सबके डीएनए में अलग अलग अंतर बता पाते हैं, किसके कारण? 0.1% के कारण। मैक्सिमम चीज सेम है, केवल उस 0.1% में अंतर बता के हम एक दूसरे से अलग रहते हैं, संभाल लो, ठीक है। चलो, क्या बोले हैं? 98.5% जीनोम इज नॉन कोडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? क्या नहीं करता? हाँ, कि 98.5% ऐसे डीएनए कंटेंट है हमारे पास जिससे किसी भी प्रकार का प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन कटमट नहीं होता, ठीक है, प्रोटीन नहीं बनता। अब कितने परसेंट बचे फिर? 1.5%। तो ये 1.5% जो डीएनए का कंटेंट है वो क्या बनाता है फिर? प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कोड इसके पास है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में लेस देन 2% लिखा है, तो आपको सवाल भी ऐसे ही पूछा जाएगा। ऐसा मान लो उसमें 1.5% नहीं दिया है ना, तो आप लोग ध्यान में रखना उसमें क्या लिखा रहेगा? लेस देन 2%, ठीक है। The functions are unknown for over 50% of discovered gene। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमने जितना भी जीन डिस्कवर किया, कितना डिस्कवर कर लिया? करीब करीब 30,000 जीन बोले हैं ना, उतना जीन डिस्कवर कर लिया। उसमें से क्या बोले? 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, उसका फंक्शन क्या है? अननोन। अननोन का मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसका कौन सा काम करता है, कौन सा प्रोटीन बनाता है, ऐसे करें, ठीक है। चलिए, इससे सवाल कैसे बना सकते हो? हाउ मेनी परसेंट जीन्स फंक्शन आर अननोन। कितने परसेंट जीन्स का फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है? कितने परसेंट? 50%, ठीक है। चलिए, रिपीटेटेड सीक्वेंस, जिसको हम जंक डीएनए बोलते हैं। जंक डीएनए का मतलब होता है जिससे किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है, वो होगा जंक डीएनए। जंक का मतलब फालतू। फालतू का मतलब ऐसे नहीं कोई काम का नहीं है, उसका काम है पहचान में, उसका काम किया जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन बस नहीं बनाया गया, ठीक है। मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। अब देखिए, रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब क्या समझ रहे हो? रिपीट होना, बार बार आना। तो जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर AGTC, ये सीक्वेंस है। अब यही सीक्वेंस बहुत जगह रिपीट है करके, मान लो ये है, तो यहां फिर से रिपीट है AGTC, AGTC। यहां पर कितनी बार रिपीट हो गया AGTC? 3 बार। अब मान लो यही डीएनए यहां से कुछ कुछ अंतर आ गया, उसके बाद यहां पर फिर से रिपीट है AGTC,
AGTC ऐसा। तो इसके ऐसे ना रिपीट मिलते हैं बहुत सारे। तो मैक्सिमम नंबर तो आपके पास क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस है। क्या है, रिपीटेड। मतलब ऐसे किया जाता है ना कि भगवान ने कोई चेंज नहीं किया कि जैसे तैसे ये ले भाई, ऐसे आपके पास डीएनए है, जैसा एक जने को बनाया वैसे सबके सबको बना दिया, ज्यादा छेड़खानी नहीं किया ऐसा टाइप। तो रिपीटेड सीक्वेंस मैक्सिमम है हमारे पास, ठीक है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेच्ड ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। तो मैक्सिमम पोर्शन डीएनए का पूरा रिपीटेड सीक्वेंस है। स्ट्रेच का मतलब होता है कि पूरा लंबा, पूरा डीएनए जितना है उसमें पूरा रिपीटेड सीक्वेंस है उसमें, ठीक है। दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स। कई बार 100 से लेकर 1000 गुना तक भी ये ज्यादा हो सकता है ना। 100 बार भी रिपीट हो सकता है, 1000 बार भी रिपीट हो सकता है। अभी एक के बारे में आपको बताऊंगा जो 1.4 मिलियन बार रिपीट हुआ है, समझ रहे हो। 1.4 मिलियन, बहुत ज्यादा नहीं होता ये, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसके पास कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है। डायनेमिक्स उसकी संरचना में, है ना, उसकी संरचना उसके फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस का मतलब ये नहीं होता वो फालतू है, उसका पहचान में हम मदद कर सकते हैं, संरचना बनाने में मदद कर सकते हैं, इवोल्यूशन में इसका मदद है। मान लो नॉन कोडिंग एरिया में कहीं पर भी म्यूटेशन हुआ और वो कोई फंक्शनल जीन बन गया, समझ रहे हैं ना। पहले वो कुछ नहीं काम कर रहा था, लेकिन उसमें म्यूटेशन से वो अब काम करने लगा कोई दूसरा टाइप का। तो उसके लिए आपको चाहिए ना ये नॉन कोडिंग जीन चाहिए म्यूटेशन के लिए कम से कम। तो इवोल्यूशन ऐसे उसमें मदद करता है, नॉन कोडिंग एरिया, ठीक है। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स। क्या बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 के पास मैक्सिमम जीन्स है और क्रोमोसोम नंबर Y के पास सबसे कम जीन है। फ्यूएस्ट जीन का मतलब सबसे कम जीन, ठीक है। तो ये आप कल भी लिख चुके हो, ये सब आज लिख लो। देयर फंक्शंस आर अननोन, ठीक है, देयर है वो, ठीक है। तीसरा नंबर में THER लिखा ना, उसको थॉर मत लिख देना, ठीक है। देयर फंक्शंस, ई के बाद आई डाल दो, हो जाएगा देयर, ठीक है। चलो, आपको रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनो। ये है आपका डीएनए डबल स्ट्रैंड है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, अगर ये जीन है, बीच में नॉन जीन एरिया है, यहां पर सीक्वेंस देखिए कैसा है, यही टाइप का सीक्वेंस यहां पर भी है, यहां पर भी है, ऐसा, इसको बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस, वही सीक्वेंस मिलेगा। तो ये हर जीव में अलग अलग होता है। मान लो किसी में इसकी संख्या 5 है, तो किसी में इसकी संख्या हो सकती है 4 हो या फिर 3 हो, तो पहचान इससे होती है। तो आप देखिए यहाँ पर जीन का कोई काम हो रहा है कि नॉन जीन एरिया का काम हो रहा है, नॉन जीन। तो पहचान के लिए हम इस नॉन जीन एरिया पर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसा हर में अलग अलग होता है। मान लो दीपशिखा के में 50 है, मानसी के में हो गया 49, या फिर मानसी को और छोटा ले लेते हैं तो 30 है ना। तो ऐसा, तो इससे पहचान हो जाती है, ठीक है, डीएनए की। लिख लिए क्या, हाँ। ये जो हिस्सा नॉन जीनियर इसको बोलते हैं जंग डीएनए। जंग डीएनए का मतलब होता है फालतू डीएनए नहीं, इससे क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। इसी को बोल रहे हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब अगर ये रिपीट हुआ है 2 से 3 से 4 से जितनी भी बार, उसको बोलेंगे क्या, रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये देखो वहां पर इसके बारे में देखो स्पष्ट लिखा हुआ है ना, रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब देखिए 1 2 3 4 हिस्से हैं, ये चारों हिस्से में ऐसा रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई एक न्यूक्लियोटाइड में अंतर हो, है ना। देखिए यहाँ पर पूरा ऐसा सीक्वेंस है, यहाँ पर भी सेम है, सेम 4 जगह है ऐसा, लेकिन एक जगह पर अंतर है। क्या, ए के बाद जी है, यहाँ पर ए के बाद ए है, ए के बाद सी है यहाँ पर, इसके बाद क्या है, टी। एक जगह बस अंतर, उसके बाद सब में मिला के देखिए, इसके बाद क्या, सी टी ए सी टी ए सी टी ए सी टी, ऐसे पूरा हर सीक्वेंस सेम। केवल कहां पर अंतर है, एक जगह, सिंगल साइट पर, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर। वही चीज अभी पढ़ेंगे, देखो ध्यान से सुनना। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस। अब इसका पूरा नाम ये है और शॉर्टकट नेम है ये SNPS। इसका मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड
पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब बहुत सारा, मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप, फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड में आपको ये मल्टीपल फॉर्म्स मिलेंगे, केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 4 सीक्वेंस है आपके पास यहाँ पर, लेकिन केवल एक जगह पर आपको अंतर दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर में उसी जगह पर, और कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो नहीं, सिंगल साइड पर, इसलिए इसको बोलते हैं SNPs। ठीक है, चलो इसको शॉर्टकट में ऐसा बोल देते हैं नॉर्मल स्लिप्स करके। अब दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history। देखिए ये जो सीक्वेंस है, जैसे मैंने अभी अभी बताया आप लोग का, ये सीक्वेंस सब में एक जैसी नहीं रहती। किसी में मान लो 1.4 मिलियन हो सकता है, किसी में इससे कम हो, किसी में इससे ज्यादा भी हो सकता है ना। तो ये चाहे वो एक न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का भी हो सकता है चेंज। मान लो यहाँ पर C आ गया तो यहाँ पर G है, यहाँ पर T है, तो केवल 2 या फिर 3 इसमें भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर सिंगल पर है तो अब ये नाम देंगे SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज। तो आपका अगर NCERT में डाटा दिया है SNPs की संख्या कितनी है ह्यूमन जीनोम में, 1.4 मिलियन। कितनी है, 1.4 मिलियन। डाटा इंपॉर्टेंट है आपके NCERT में अगर ये बोला गया है। ठीक है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 4 लिखो तो भी चलेगा, एक बस में अंतर लिख दो। ठीक है, और ये सीक्वेंस 4 अलग अलग DNA का नहीं है, एक ही DNA का है। देखो ये पहला लिखा है तो पहले नंबर में यही सीक्वेंस है, दूसरा लिखा है दूसरे उसी DNA के दूसरे हिस्से में, है ना। पता चला अलग अलग DNA के बारे में लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा खत्म हो गया ना, ये पूरा खत्म है ना, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा खत्म। अब ध्यान से सुनो, कल से मतलब परसों से DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, तो इसका सबसे पहले तो आप लोग आउटलाइन बना के लाना, ऐसा ब्लैंक पेज एक लेना, उसमें कल शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस, सेल से DNA निकाले, DNA निकालने के बाद उसका क्या क्या किए, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, लास्ट में फिर क्या किए, सिक्वेंसिंग किए, है ना। तो पूरा एक ऐसा आउटलाइन बन के आना चाहिए परसों सोमवार। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म।